हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक एंड टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। अलग अलग टाइम पर साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए बायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। यानी कि एक सिंपल मेथड से स्टार्टिंग की साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन करने की, प्लांट्स को ग्रुप में डिवाइड करने की, एंड देन कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशनरी मेथड की तरफ मूविंग किया। तो इस तरीके से कितने टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम अब तक पब्लिश कर दिए गए हैं, क्या उनके एडवांटेज हैं यानी कि उनकी मेरिट्स, उनके गुण, या फिर बात कर सकते हैं कि बेनिफिट्स उनको अप्लाई करने के, उनको फॉलो करने के, या फिर उनको स्टडी करने के, एंड क्या उन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के डिसएडवांटेज हैं यानी कि उनकी क्या कमियां हैं ऐसी जो करेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो होगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो सबसे पहले कैरलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन करने की शुरुआत की थी। यानी कि 1753 के अंदर जो कैरलस लीनियस थे, इन्होंने जो प्लांट्स थे, ऑर्गेनिजम्स थे, इनको क्लासिफाइड करने की, इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने की शुरुआत की थी। और जो स्पीसीज प्लेंट्रम है, इस अपनी बुक के अंदर इस चीज को पब्लिश किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। हालांकि ये सिंपल टाइप का है, इसके डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इन्होंने शुरुआत तो किया, इसलिए इनको टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। इन्होंने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पब्लिश किया, क्लासिफाई करने की कोशिश की, प्लांट्स को डिवाइड किया, उनका मेन आधार क्या था, किस बेसिस पे प्लांट्स को ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसी भी फ्लावर के अंदर, कोई प्लांट है और उसका फ्लावर है, तो उसके अंदर ये चार मेन पार्ट होते हैं। ये जो ग्रीन वाला बेसल पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेपल, एंड ये जो कवर टाइप के होते हैं, जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, उनके चारों तरफ इस तरीके का कवर्ड होता है फ्लावर, इसको बोलते हैं पेटल, यानी कि सेपल पेटल। एंड यहाँ पर ये जो एंथर्स होते हैं, जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, इनको बोलते हैं स्टेमन्स। और ये यहाँ पर होता है स्टिग्मा वगैरह, ओवेरी वगैरह, इस पार्ट को बोलते हैं कार्पल। तो ये चार तरीके के मेन पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। तो इन्होंने क्या किया, अपने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर केरलस लीनियस ने जो स्टेमन्स थे फ्लावर के अंदर, यानी कि फ्लावर के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, यानी कि स्टेमन्स के नंबर और उनकी लेंथ के बेसिस पे डिवाइड कर दिया प्लांट्स को। यानी कि जिनके अंदर एक स्टेमन था, उन सबको किसी एक ग्रुप में रख दिया गया, जिसको बोला गया मोनेंड्रिया। एंड जिनके अंदर दो नंबर थे, यानी कि संख्या में दो स्टेमन्स थे, उनको रख दिया गया डायेंड्रिया के अंदर। तो इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम ओनली स्टेमन्स की लेंथ और उनके नंबर के बेसिस पे सारे प्लांट्स को डिवाइड कर दिया ग्रुप के अंदर। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने हिसाब से, किसी भी कंफर्ट के हिसाब से किसी कार्य को करते हैं तो उसको बोलते हैं कृत्रिम, इसलिए इसको बोला गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखते हैं इसकी मेरिट से, यानी कि इसके गुण क्या क्या हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और इसकी कमियां कौन कौन सी हैं। ये आप लोगों को एग्जाम के अंदर एज इट इज लिखनी होती है। मैं इतने ही सफिशिएंट नोट्स आपके लिए लेकर आता हूं कि इनसे कम में आपका काम नहीं चलेगा, और इनसे अगर ज्यादा भी नहीं आता है तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज की। सबसे पहले देखते हैं कि इजी टू यूज, यानी कि स्टेमन्स के नंबर से इनको आधार मानकर डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया। तो ये क्या है कि इसको यूज करना बहुत इजी है। जैसे ही हम लोग किसी प्लांट्स का फ्लावर लेंगे और फ्लावर के अंदर स्टेमन्स के नंबर काउंट करेंगे, तो हम लोग इस मेथड को इजीली अप्लाई कर सकते हैं कि ये उस ग्रुप का प्लांट है। एंड देन इसकी कमी क्या हो सकती है यहाँ पर, कि अनरिलेटेड प्लांट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया गया। कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एंजियोस्पर्म यानी कि किसी अलग स्पीसीज का प्लांट है, और दूसरा प्लांट है जो पूर्णतया डिफरेंट है, कंप्लीट डिफरेंट है, उस प्लांट से उसका कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन उनके अंदर स्टेमन्स के नंबर हैं वो सेम सेम है। तो इसकी वजह से उन्होंने जो अनरिलेटेड प्लांट्स था उन दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया बेसिस ऑफ स्टेमन्स को मानकर। तो ये इसकी कमी होगी। फिर सेकंड है कि क्विक आइडेंटिफिकेशन। क्विक आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि इसके अंदर इंडेक्स और डिक्शनरी बनाई गई इस तरीके की, मोनेंड्रिया, डायेंड्रिया, इस तरीके से। तो इसको क्या है कि आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, यानी कि जिसके अंदर एक ही स्टेमन है उसको मोनेंड्रिया बोल दिया, जिसके अंदर दो हैं उसको डायेंड्रिया बोल दिया। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन इसकी वही दूसरी कमी की रिलेटेड प्लांट्स को सेपरेट कर दिया, यानी कि कोई रिलेटेड स्पीशीज के प्लांट है जिनका जीनस लगभग सेम है एंड वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए डिफरेंट स्पीशीज के अंदर वो बिलोंग करते हैं। तो उनके अंदर मान लीजिए कि स्टेमन्स के नंबर वेरी कर गए, यहाँ पर 3 स्टेमन्स है, यहाँ पर 2 है। तो इसकी वजह से जो रिलेटेड प्लांट्स है उनको सेपरेट रख दिया, सेपरेट ग्रुप्स में रख दिया। तो ये इसकी डिमेरिट्स हो गई। फिर थर्ड है कि स्टेबल। स्टेबल का मतलब है कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ये चेंज नहीं होते हैं, इजीली इवोल्व नहीं होते हैं, इसलिए इन्होंने एक स्टेबल कैरेक्टर चुना। ये इसका बेनिफिट था, एडवांटेज था कि ये चेंज नहीं होने वाला था इजी से। फिर इसके डिमेरिट्स, यानी कि इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी रिलेशनशिप की बिटवीन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा पास्ट के अंदर, या फिर कोई प्लांट है वो इस प्लांट से कितना ज्यादा रिलेटेड है, इसके बारे में इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा। फिर आता है सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने अपनी बुक के अंदर, जेनेरा प्लेंट्रम के अंदर पब्लिश किया था 1862 से 1883 के बीच में। और इन्होंने बेसिस क्या लिया, आधार किस चीज को मानकर क्लासिफाइड किया प्लांट्स को, कि इनके जो नेचुरल कैरेक्टर्स हैं, जितने भी नेचुरल कैरेक्टर्स हैं उनको अलग अलग कंसीडर करना है, यानी कि मॉर्फोलॉजी, प्लांट दिखने के अंदर कितना सिमिलर है अदर प्लांट से, उस तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। एंड उनकी एनाटॉमी देखी जाएगी, यानी कि फ्लावर्स के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको देखा जाएगा, स्टेमन, कार्पल, सेपल्स सबको, उनके अंदर लीव्स का जो पैटर्न है उसको देखा जाएगा, यानी कि ऑल ओवर कह सकते हैं अपन की ऑर्गन्स की पोजीशन और ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर को भी कंसीडर किया गया। एंड देन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो स्पीशीज, कोई भी दो स्पीशीज के प्लांट हैं वो एक दूसरे से कितने रिलेटेड हैं, वो इनब्रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हैं या नहीं है। तो ये आज तक का सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन सिस्टम रहा है। इंडिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आज भी यही क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो अप्लाई किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो इसका बेसिस आप लोगों ने देख लिया कि कंप्लीटली ऑल ओवर जो मॉर्फोलॉजी है प्लांट की उसके ऊपर डिपेंड किया गया है। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या यूज किया कि जो हर्बेरिया था वो एंड बोटेनिकल गार्डन्स इन इंडिया, हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन्स है इंडिया के अंदर, आज भी इन जगहों पर इसी तरीके का क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है अप्लाई किया जाता है। क्योंकि हर्बेरियम के अंदर हम लोग सिमिलरिटीज मैच करते हैं, कि कोई भी प्लांट का सैंपल लिया, उसको हर्बेरियम फाइल से मिलाया कि ये इस तरीके के कैरेक्टर्स इसके अंदर सिमिलर है, तो ये इस स्पीसीज का रहा होगा, या फिर अदर कैरेक्टर्स को हम लोग मैच कर लेते हैं ICBN के तहत। ठीक है। और जो बोटेनिकल गार्डन्स में प्लांट्स का नाम वगैरह लिखा जाता है वो भी इस नेचुरल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उनके नेम वगैरह जो है वो मेंशन्ड होते हैं। तो चलिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले है कि प्रैक्टिकली यूटिलिटी। प्रैक्टिकली यूटिलिटी का मतलब है कि प्लांट्स को फील्ड के अंदर इजीली हम लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि उनकी मॉर्फोलॉजी तो हम लोगों को देखनी है, वही तो मैच करना है। तो इनको प्रैक्टिकली जो यूटिलिटी है वो
इजी हो जाएगी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की वजह से, लेकिन नोट फाइलोजेनेटिकली, इन लोगों ने फाइलोजेनेटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया इन क्लासिफिकेशन सिस्टम में अपने में कि ये प्लांट दूसरे प्लांट से इतना ज्यादा रिलेटेड है, ये इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इवोल्यूशन के बारे में नहीं बताया। फिर सेकंड है कि बेस्ड ऑन एक्चुअल स्पेसिमेन, यानी कि एक्चुअल स्पेसिमेन इन लोगों ने हर्बेरियम यानी कि प्लांट ड्राइड यूज किया, या तो इस चीज को पहचानने के लिए, या फिर जो लाइव प्लांट थे, सैंपल प्लांट थे, उनका यूज किया। नोट जस्ट थ्योरी, थ्योरी पे बिलीव नहीं किया। ये इसका एक एडवांटेज है कि यहाँ पर हम लोगों के पास में इस चीज का एविडेंस है, भले वो ड्राइड प्लांट यानी कि हर्बेरियम है या फिर कोई लाइव प्लांट का सैंपल है। लेकिन यहाँ पर वही एक कमी कि जिम्नोस्पर्म बहुत पुराने प्लांट्स हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने डाइकोट और मोनोकोट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया, जबकि जिम्नोस्पर्म को अलग रखना चाहिए था इन लोगों को, क्योंकि जिम्नोस्पर्म बहुत पहले के प्लांट्स हैं, डाइकोट और मोनोकोट से बहुत पहले ये प्लांट्स जो हैं वो देखने को मिलते थे। तो ये इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की डिमेरिट्स हो गई। फिर है नेचुरल ग्रुपिंग रिलेटेड फैमिलीज वेयर जनरली कीप्ड टुगेदर अनलाइक द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हुआ था कि नेचुरल ग्रुपिंग नहीं थी, उन लोगों ने स्टेमन्स काउंट किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नेचुरल कैरेक्टर्स को कंसीडर करके यहाँ पर ग्रुप बनाए गए हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो ऑर्चिडेसी फैमिली थी, इसको इन लोगों ने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत प्रिमिटिव टाइप का बता दिया, बहुत प्राचीन टाइप के प्लांट्स बता दिए, जबकि ये एक एडवांस प्लांट्स की फैमिली है। ये था हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब बचता है हमारा थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो है एपीजी। एपीजी का मतलब है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुपिंग सिस्टम, यानी कि आप लोगों को नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो इसका बेस क्या होगा कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और जेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, ग्रुपिंग की गई है। वो आप लोग जानते हैं कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम रहा होगा कि यहाँ पर कोई प्लांट है, उसकी एक स्पीसीज है, फिर फ्यूचर में जाके कोई कैरेक्टर डेवलप हुआ और इन्होंने एक सेकंड स्पीसीज बना ली, और इस तरीके के प्लांट्स आज भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये दोनों क्या हुए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, डिफरेंट स्पीसीज बन गई। इस तरीके से फिर यहाँ पर कोई कैरेक्टर डेवलप हुआ होगा, फिर दो तरीके की स्पीसीज बन गई, ये प्लांट्स अलग लीनिएज में चले गए। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न बनता है, फाइलोजेनेटिक ट्री बनता है, इसको बोलते हैं क्लेडिस्टिक्स। तो ये जो एपीजी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसके अंदर क्लेडिस्टिक्स का यूज किया गया है एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डीएनए और आरएनए के बेसिस पे कितनी सिमिलरिटीज हैं, कैसे इवोल्व हुए होंगे, ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए गए हैं। यही है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुप, और प्रेजेंट के अंदर एपीजी4 पब्लिश हो चुका है। लेकिन ये किन साइंटिस्ट ने पब्लिश किया होगा, ये भी आपको लिखना होता है। तो ये मैं बता देता हूं कि वर्ल्ड वाइड जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो इसको अपडेट करते रहते हैं, यही बस इसकी सबसे बड़ी कमी है। अब देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो ये है कि साइंटिफिकली एक्यूरेसी, यानी कि डीएनए और आरएनए जो है उसके बेसिस पे हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो ये तो इसका कैरेक्टर होगा ही कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी। प्लांट्स की हिस्ट्री भी हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। एंड ये इसकी डिमेरिट्स हैं कि ये टेक्स्ट बुक्स के अंदर जल्दी से पब्लिश नहीं होता है, क्योंकि ये अपडेट करते रहते हैं वर्ल्ड वाइड जितने भी साइंटिस्ट हैं। जैसे ही उन लोगों को कोई इवोल्यूशन मिलता है, कोई जो है एविडेंस मिलता है, वो इसको अपडेट करते रहते हैं। फिर सेकंड है
कि सोल्व डिफिकल्टीज, यानी कि जो डिफिकल्टीज हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर एक्सेप्शन बच जाते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग उनको डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर उन डिफिकल्टीज को सोल्व किया जा सकता है। फिर है इसकी डिमेरिट्स, नॉट फील्ड फ्रेंडली, यानी कि ये जो एपीजी है, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुप सिस्टम है, इसको हम लोग फील्ड में इजीली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है हम लोग की बुक लेके जाएंगे वहां पर और डीएनए आरएनए फील्ड में ही हम लोग टेस्ट कर लेंगे और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देंगे, तो ये नहीं हो पाएगा कि ये फील्ड में अप्लाई नहीं हो पाता है इजीली, ये इसकी कमी है। फिर इसका एडवांटेज है कि प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का प्रेडिक्टिव का मतलब है कि हम लोग इस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, क्लेडिस्टिक्स को देखकर किसी भी प्लांट्स और ट्रीज का जो प्रिडिक्शन कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का, कि केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले ऐसी रही हैं फिर ऐसे इवोल्व हुआ है, तो ये फ्यूचर के अंदर इस तरीके से इवोल्व होगा, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डिस्कार्डेड फैमिलियर रैंक, यानी कि हम लोग जैसे ऑर्डर, जेनेरा, स्पीसीज, फैमिली, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर देखते हैं कि प्लांट्स को फैमिलीज में रख दिया, फिर जीनस में रख दिया, फिर स्पीसीज में रख दिया, तो ये एपीजी, ये जितने भी फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन प्लांट्स हैं, ये उन कैटेगरीज में फिट नहीं बैठते। ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।